सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी, आज हम देख रहे थे, जब आप खाना खा रही थी तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ग्लास में लेकर बोतल से ले रही थी, तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रही थी आप। बड़ा ध्यान देती हैं आप तो। बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ता है। जब हम ध्यान देते हैं तभी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, समझते हैं, और कोई चीज ऐसी होने वाली होती है तो हम उसके प्रति जागरूक भी हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी तरह से जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो हमें अच्छा लगा। देखिए, पानी की बचत करनी चाहिए। तो हम कई बार ग्लास में पूरा ग्लास भर लेते हैं और पूरा पानी नहीं पीते हैं, फेंक देते हैं। तो हमें लगता है कि उतना ही पानी ले जितना कि पीना हो, तो ऐसे पानी की बचत हो जाएगी। और पानी चाहे ग्लास का पानी हो, समुद्र का पानी हो, नदी का पानी हो या इज्जत का पानी हो, बचाना चाहिए। कहा गया है ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बिल्कुल। तो पानी हमें बचाना चाहिए, लेकिन पानी की जब अधिकता हो जाती है वो भी खतरे का द्योतक होता है, संकेत होता है। अब आप समुद्र के पानी में पढ़ती होंगी कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है, ऐसा खबरों में हम लगातार पढ़ रहे हैं। और चूंकि मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है और मुंबई में विविध भारती का स्टूडियो है, तो हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे किनारे जो मैंग्रोव्स हैं, जो हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे काटे जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, समुद्र को पाटा जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैंग्रोव्स खत्म हो जाएंगे तो समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते शहर में आ जाएगा? बिल्कुल, ऐसा हमने अपने सामने ही देखा, क्योंकि मेरे घर के सामने भी मैंग्रोव्स लगे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, जब लोग मिट्टी का कटाव देखते हैं, कुछ मिट्टी निकाल ली वहां से आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी आगे तक आने लगता है। मतलब ऐसी नौबत आ जाती है कि रोड तक ना आ जाए पानी, इतना मिट्टी वहां से हट गई है मैंग्रोव्स काटने की वजह से। खबरों में ये भी बताया गया है, कहा गया है कि जैसे जब लहरों का तेज वेग होता है तो मैंग्रोव्स के कारण 96% तक लहरों का वेग कम किया जा सकता है। जब सुनामी आई थी कई जगहों पर, तब ये आंकड़े लिखे गए थे। और ये कहा जाता है कि अगर मैंग्रोव्स को इसी तरह से काटा जाता रहा तो निश्चय ही समुद्र के किनारे विनाश होना है। बिल्कुल होना निश्चित है। और मैंग्रोव्स के जहाँ तक है कि उसको आप ज्यादा से ज्यादा बचाएं, रखें, काटे ना, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती, जो तना होते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत होती, तो वो एकदम मिट्टी को कस के पकड़े रहती है। और मिट्टी के साथ साथ जो बहुत सारी चीजें होती हैं समुद्र में पाई जाती हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी वो रोकती है। और उनके आसपास जीव जंतु भी पनपते हैं और ये खूबसूरती भी है। हमें देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने घरों के सामने से देखते हैं मैंग्रोव्स दिखाई पड़ते हैं और पानी दिखता है। और जब वो ज्वार भाटे का समय होता है ममता जी, तो उस समय भी बड़ा लगता है कि अभी खाली हुआ पानी फिर एकदम से भर गया, तो वो जो पेड़ों का हिलना डुलना वो सब भी अच्छा लगता है। तो मैंग्रोव्स लगाने चाहिए, उसको काटे बिल्कुल भी ना। और एक जो पहले के समय में सोचते थे कि दीवार बना देंगे समुद्र के किनारे किनारे, तो वो बड़ा महंगा एक तरह से कहा जाए कि खर्चा हो जाता है। तो अगर हम ये पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारी प्रकृति भी हरी भरी रहती है और समुद्र के जो पानी होता है उसको भी वो क्लियर करते रहते हैं। चलिए, अब आज का विषय बता देते हैं कि किन विषयों पर हमारे श्रोताओं को टिप्पणी करनी है, टिप्पणी लिखनी है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। पहले बता दें कि कैसे जाना है विविध भारती के फेसबुक पेज पर, www.facebook.com/VBS मुंबई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मतलब पानी बचाने की बात तो हमने की है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, मतलब आप अगर ये भेदभाव अभी भी कर रहे हैं
कि बेटा होता है तो बधावा बजता है, आप मिठाई बांटते हैं, और बेटी होती है तो दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। तो इस विचारधारा से बाहर आइए, क्योंकि वो समय अब समाप्त हो गया है, उस युग का समापन कर दिया गया है, लेकिन आप भी उसमें शामिल हो जाइए। बिल्कुल। और बताइए कि क्या आप क्या करते हैं, आपके इर्द गिर्द क्या होता है, आप कितना सहयोग देते हैं इस चीज में? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऐसी सोच रखते हैं, तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमारी बात उन तक पहुंचाइए जी। और आज हम बात करेंगे ममता जी विरासत स्थल में भारतीय पर्वतीय रेल के बारे में, जो दार्जिलिंग की चर्चा करेंगे। इसमें दार्जिलिंग जो रेल बिछी है उसके बारे में बात करेंगे, और सिलाई का उपयोगी हुनर, यानी सिलाई हमारे लिए कितने फायदेमंद है, और हमने क्या क्या सिला, हमने पहले कौन सा कपड़ा काटना सीखा, सिलना सीखा, काटना सीखा, क्या हमने गलतियां करी, है ना? तो कभी कभी होता गलत हो जाता है। तो ये सारे जो किस्से होते हैं, जिसको सिलाई आती है वो अपनी पसंद के कपड़े बना सकते हैं, और बहुत सारी यादें ताजा कर सकते हैं सिलाई के बारे में। और कुछ सिलाई मशीन एक घर में हुआ करती थी, आपको याद होगा? बिल्कुल, कि बाकायदा उसका कवर बनाया जाता था, कवर बना के माँ उसको सिलती थी, कुछ भी सिलना हुआ तो माँ बैठ के सिल दिया करती थी। ऐसे हम सबके घरों में होता था। पहले एक सिलाई की मशीन होती थी। तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं कि आपके घर में भी सिलाई मशीन होती थी, और आपने भी सीखा। और हमने तो मंजरी जी आपको भी देखा है, क्रोशिया से कुछ बिन रही थी, कुछ क्लॉथ बना रही थी, टेबल क्लॉथ या कुछ तो बना रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हालांकि अब दौर बदल गया है, अब हम बढ़ावा देते हैं खास तौर से लड़कियों को चाहे लड़कों को, कि पढ़ाई पर ध्यान दो, शिक्षा जरूरी है, लेकिन जब कभी वक्त मिलता है थोड़ा बहुत तो ये सब भी ये हुनर आने भी चाहिए। तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, और इसको व्यावसायिक स्तर पर आयाम दे अगर आपके पास हुनर है तो। बिल्कुल। और इसके साथ हल्की फुल्की बातों में हम करेंगे नखरों के बहाने, यानी नखरों के बहाने बच्चे हों या बड़े हों कैसे मतलब कर लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। तो इसके बारे में अपने अच्छे अच्छे अनुभव किससे साझा कीजिए। और फिलहाल तो बस एक गीत सुन लेते हैं।
कहा जाता है कि अगर महिला शिक्षित है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। महिलाएं परिवार की धुरी मानी जाती हैं आज भी। बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ वो निभा लेती हैं और प्रत्येक सदस्यों का ध्यान भी रखती हैं। ये शायद उन्हें बचपन से कूट-कूट कर सिखाया जाता है और बच्चों को सही शिक्षा मिले इसके लिए वे दिन रात प्रयास भी करती हैं। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के द्वारा जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, बालिकाओं का संरक्षण मिला और पहले से कहीं ज्यादा वो सशक्त होने लगी और परिवार में बेटियों के महत्व को स्वीकारा भी गया और बेटियों के भविष्य के प्रति भी परिवार सोचने लगा। और देखिए ममता जी, बेटा बेटी दोनों एक समान ही होते हैं। अगर हम बेटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि बेटा ना पढ़े, मतलब बेटा तो पढ़े ही, लेकिन साथ में जो बेटियों को नहीं पढ़ाने वाले को तैयार होते हैं उन्हें भी बराबरी का दर्जा मिले। और हम यही चाहते हैं कि बेटा बेटी साथ में आगे बढ़ के पढ़ें और हर क्षेत्र में वो लोग जाएं आगे, यही हर की कामना होती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में जो शिशु लिंग अनुपात है उसमें जो कमी हो गई थी उससे रोकने में मदद मिलती है। और इसके साथ ही महिलाओं के जो सशक्तिकरण के मुद्दे होते हैं उनका भी समाधान होता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के समूहों को खास तौर से बताना है क्योंकि इन जगहों पर ज्यादा ये असमानता देखी जाती है। भारत में बेटियों का अनुपात दर घट रही थी, चिंता का विषय था, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया। और हमारी एक श्रोता ने कुछ लिखा भी है इस संदर्भ में। लिखा है कि हमारी एक सखी हैं, बेटियां एकदम वैसी होती हैं जैसे बेटे, वैसी ही आंखें, वैसे ही हाथ, वैसा ही मन, न एक रत्ती कम न एक रत्ती ज्यादा। बेटियां हीरा नहीं जिसे सहेजे जाने की जरूरत है, वे भी वैसा ही अनगढ़ पत्थर का टुकड़ा है जैसे लड़के। इसीलिए अपनी बेटी को पढ़ाओ और लिखाओ, इन्हें खुद अपनी मंजिल तय करनी है अपने बूते। कहीं बेटियों पर कुछ पंक्तियां यहाँ साझा कर रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर चिपकी मेरी बिंदी को देखकर हंसती है मेरी 1.5 साल की अबोध बेटी। बेटी तुतलाती जबान से पुकारती है मुझे और उससे दूर ऑफिस में बैठ फाइलों से घिरी मुझे हिचकी सी बंध जाती है। क्या बात है, बहुत प्यारा सा लिखा है इन्होंने। और एक लिखते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई, जैसा कि हमने अभी बताया ही है। और ये लिखते हैं कि सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है हरियाणा में सबसे पहले वंश चलाने के लिए लड़कों की जरूरत है, ना कि लड़कियों को। ये सोच सदियों से लड़कियों को गर्भ के दौरान ही खत्म कर दिया जाता था। ये अभियान पूरे देश में चला, इसका असर भी होने लगा और उस जगह भी हरियाणा में भी लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी, जो अच्छी बात थी। लेकिन अच्छी बात थी, लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। पढ़ाई, विज्ञान, फैशन, मॉडलिंग और सिनेमा में आजकल लड़कियों का बोलबाला है। कल्पना चावला की बात करें, चाहे ऐश्वर्या है या सुष्मिता सेन है, बछेंद्री पाल है, संतोष यादव, मतलब जाने कितने नाम हैं जो आज देश का नाम रोशन कर रही हैं। और मंजरी जी, यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक, फिर और बातें करते हैं इस संदर्भ में। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और हम ब्रेक पर जाने से पहले बेटी और बेटों की समानता की बातें कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिस घर में, हमारी ये सखी है लिखने वाली, जिस घर में बेटियां चहकती हैं वो घर भाग्यशाली होता है। अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज बेटियां विदेश सेवा में हैं, खेलों में हैं, आर्मी में, फाइटर पायलट हैं, राजनीति में हैं, हर जगह बेहतरीन तरीके से अपने देश को, खुद को, अपने परिवार को रिप्रेजेंट
कर रही हैं। खुद ही सोचिए, क्या बेटों की सफलता और बेटियों की सफलता में फर्क है? नहीं, फर्क सिर्फ सोच का है। कल को बचाना है, भविष्य को बचाना है, तो बेटी बचाइए और पढ़ाइए। बिल्कुल। और बेटी जो सपना देखती है उसको साकार करने के लिए उनको आप लोग के सहयोग की जरूरत होती है, माता पिता के सहयोग, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके सहायता वो चाहती है, तो उनकी मदद कीजिए, उनके सपनों को पंख दीजिए जिससे वो आगे उड़ सके, उस क्षेत्र में कार्य कर सके, और जो भी सुविधाएं होती है जो वो करना चाहती हैं उस क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो उनको उपलब्ध कराएं। तो बेटियां जाने क्या कर सकती हैं, मतलब हर क्षेत्र में, जैसे अभी पढ़ाई था आपने संदेश में, तो बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और कर ही रही हैं, जैसे कि है ना। इसे अपने विचारों को समृद्ध करने की जरूरत है। अगर हम विचारों से समृद्ध होंगे तभी समाज में इस तरह का बदलाव आ सकता है। समाज में लड़कियों के प्रति जो भेदभाव है वो खत्म होना बहुत जरूरी है। और जो जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल जरूरी है, चिकित्सा की सुविधाएं, पोषण युक्त आहार और स्वच्छता के प्रति सजगता। मतलब जो बात जिस तरह से केयर की जाती है कि एक बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए किसी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की ओर जा रहा है, तो देखा है कि माताएं बहुत ध्यान रखती हैं कि अरे बेटा पढ़ रहा है, तो खाने पीने की पौष्टिक चीजें ला के रख देती हैं, लेकिन वहीं पर बेटी पढ़ रही होती है तो उतनी केयर नहीं की जाती है। हालांकि अभी सोच में बदलाव आ रहा है लगातार, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी इस विषय पर सोचा नहीं जाता। आदतन लोग ये भेदभाव करते हैं, तो इस आदत को खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बेटियां देखिए आज के समय में दोनों घरों को संभालती, चाहे वो ससुराल हो चाहे मैका हो, जहां भी पता चलता है किसी को दिक्कत है वो तुरंत पहुंच जाती, वहां पे अपना पूरा ध्यान रखती, उन लोगों का पूरा सहयोग देती हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि बेटी कुछ नहीं कर सकती, बेटी सब कुछ कर सकती है और बेटे के साथ आगे भी बढ़ सकती है और बढ़ी रही बेटियां साथ में। और इस तरह से कि यही कहना है कि सब लोग जागरूक रहें। तो अब एक गाना सुन लेते हैं, बेटियों के नाम। मेरे घर आई एक नन्ही परी।
तो देखिए, नन्ही परी की बात चल रही थी, तो एक संदेश में लिखते हैं कि बेटियों को पढ़ाना हमारे परिवार में कब से ही चला आ रहा है। मेरी माता जी BA तक पढ़ाई की, मेरी छोटी बहन पूरी पढ़ाई करके शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती है और मेरी बेटी ने फाइनल तक पढ़ाई करने वाली है। लड़कियां हमेशा 2 घरों का मान बढ़ाती हैं। मेरी बेटी बेटा अपना पढ़ाई करते हैं। और आज हम कहीं चलते हैं थोड़ी जानकारी के साथ। भारतीय विरासत स्थल के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग, ये वो रेल लाइंस हैं जो भारत के पहाड़ों पर बनाई गई हैं, जिसमें से 3 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थान दिया गया है। वो हैं दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप से भारत की पर्वतीय रेल की श्रेणी में नामित किया गया है। और मनोरम हरी भरी पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से गुजरती जब ट्रेन चलती है तो स्पीड भी उस समय बड़ी कम होती है, धीमी होती है। चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे बड़े ही लुभावने लगते हैं। खुला आसमान, गहरी घाटियां, दूर बहते हुए झरने, नदियां, तरह तरह की पेड़ों और झाड़ियों की कतारें सब बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और चौथा रेलवे माथेरान हिल रेलवे है। बिल्कुल ममता जी, और सच में जब इन पहाड़ों पर बनाई गई जो रेल पटरियां बिछी होती हैं और जब रेल गुजरती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। जैसा आपने बताया तो सब आंखों में घूम गया। और बात करें भारत के इन भागों में नैरो गेज रेलवे लाइन जो हैं, जो कि पहाड़ों के विशाल लंबे दर्रों के नीचे सुरंग से गुजरती हैं। और इनमें एक और कांगड़ा वैली रेलवे भी है और यहाँ भाप के इंजनों से सफर किया जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे DHR भी कहा जाता है, भारत के 3 पर्वतीय रेल मार्गों में से पहला था, जिसे सन 1999 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और साल 2005 और 2008 में इस संपत्ति का जो था बहुत विस्तार किया गया, जिसमें 2 अन्य रेल मार्ग, जैसे आपने बताया ही अभी कि नीलगिरी और कालका रेलवे को भी शामिल किया गया था। और तभी से इसे भारत का पर्वतीय रेलवे नाम करा गया। और जो पहले स्थान पर है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। सन 1881 दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी और इन पहाड़ी इलाकों और सुंदर दृश्यों से लोगों को दिखाने के लिए कुशल इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल कर साहसिक कार्य को अच्छी तरह से किया गया था। क्योंकि ऐसी जगहों पर बड़ी चुनौतियां आती हैं कि कितनी चढ़ाई होगी और कितना ढलान होगा, घुमावदार हिस्से होते हैं और लाइनें यानी पटरियां भी उसी हिसाब से बनाई जाती हैं, बिछाई जाती है। तो बड़ा रिसर्च करके कहना चाहिए तब यहाँ पर कार्य किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे घुमावदार हिस्से होते हैं, कहीं पुल से गाड़ी गुजरती है तो कहीं सकरे रास्तों पर गुजरती है गाड़ी। इसके लिए जो शोध किए जाते हैं, बड़े बड़े टीम होती है, वहाँ पर टीम शामिल होती है जो शोध करती है, विश्लेषण किए जाते हैं और वर्षों की मेहनत के बाद हम पर्यटकों के लिए वो मार्ग खोला जाता है। यहाँ जो डिज़ाइन पास होता है तो भारत के पश्चिम दार्जिलिंग और फ्रांस के क्षेत्र के बीच सहयोग के ढांचे में पहले कदम के रूप में प्रस्तावित किया गया था जब ये रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। और कई मिशनों और आदान प्रदान के बाद इस पर कार्यवाही की गई और वहाँ की जलवायु भी देखनी पड़ती है और सामाजिक आर्थिक स्थिति और साइट का पर्यावरण और वन्य जीवन, यानी जो वहाँ पर आसपास चीजें होती हैं उन सबका बराबर ध्यान रखकर अध्ययन करके तभी बहुत सी चीजों को शामिल किया जाता है और जिससे वहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कतें जो होती थी उनको भी दूर किया जाता है वहाँ पर। और इस तरह से वो जब ये कार्य आगे बढ़ जाता है तो पर्यटन उद्योग में भी वृद्धि होने लग जाती है। और इस रेलवे लाइन को बनाने का जो काम शुरू हुआ था 1879 में, 1881 में पूरा कर लिया गया था। इस तरह भारतीय विरासत स्थलों में इस रेलवे को स्थान मिला। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे अब सबसे ऊंचा ये रेलवे स्टेशन माना जाता है और सबसे लंबा ट्रैक के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल। और सुन लेते हैं गीत। हाँ। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते
धड़कते रहेंगे। करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। अप्रैल फूल फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब यहाँ पर ले रहे एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली। और हम लोग बात कर रहे थे ट्रेन के बारे में, है ना। तो हमारी सखी लिखती है कि जब ये ट्रेन रोंग टोंग से रवाना होती है और पहाड़ों की खड़ी ढलानों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो हरी भरी घाटी और अपने पूरे साजो श्रृंगार के साथ हमारे साथ चल पड़ती है। जब टेढ़े मेढ़े रास्ते से ट्रेन गुजरती है तो लगता है कि हम अपने बचपन में लौट गए हों और
कोई दिलचस्प सा खेल खेल रहे हों, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलने वाला। यहीं पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों की पहली झलक दिखाई देती है। उफ, क्या नज़ारे होते हैं। प्रकृति अपनी सारी कलाओं के साथ अपने सौंदर्य पर इतरा रही होती है और शर्मा कर बादलों का आंचल लहरा रही होती है। ऐसा दिल करता है कि बस बिना पलक झपकाए इन नज़ारों को अपने अंदर समा लें और जब जी चाहे इन्हें दिल के एल्बम से निकाल कर देख लें और खो जाएं इसकी सुंदरता में। वाकई बड़ी खूबसूरत सी बात आपने लिखी है और इतना अच्छा सा लिखा लग रहा है हम वहीं पहुंच गए हैं। बात कर रहे हैं हम भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग के बारे में। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय हिमालयन रेल सेवा हिमालय टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। 2 फीट गेज रेलवे है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। 1879 और 1881 के बीच निर्मित ये लगभग 88 किलोमीटर लंबा है और ये न्यू जलपाईगुड़ी में समुद्र तल से लगभग 100 मीटर से दार्जिलिंग में लगभग ऊंचाई तक चढ़ती है और ऊंचाई हासिल करने के लिए बहुत मशक्कत की भी ज़रूरत पड़ती है। और भी इन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और हमारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां हैं। आप जो देख रही हैं मोबाइल में, जरा पढ़ के सुनाइए। लिखते हैं कि भारत के पर्वतीय रेल मार्गों की खास बातें। ये रेलवे लाइनें भारत के पहाड़ों में बनाई गई हैं। इनमें से ज्यादातर रेलवे नैरो गेज हैं। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे भारत की एकमात्र रैक और पिनियन रेलवे है। कालका शिमला रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इन रेल मार्गों ने उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में रेल संपर्क स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। ये रेल मार्ग पहाड़ियों और आसपास के गांवों के खूबसूरत नज़ारों के लिए भी जाने जाते हैं। वाकई जब यहाँ की यात्रा करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से एक संदेश में लिखते हैं कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR भारत के 3 पर्वतीय रेल मार्गों में से पहला था जिसे 1999 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये ट्रेन दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन घुमावदार पटरियों, स्विचबैक, हेयरपिन मोड, सुरंगों और पुलों से होकर गुजरती है जिससे ये एक यादगार यात्रा बन जाती है। और ममता जी, वाकई में जब भी हम ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, जब सुरंग आती है तो ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। तो जब बच्चे थे तो बड़ा मजा आता था कि एकदम से अंधेरा हो गया, तो एक दूसरे को डराने का भी एक अपना अलग अनुभव होता है इस तरह के सफर में। तो सफर हमेशा खूबसूरत लगे इसके लिए साथ में गीत संगीत होना बहुत जरूरी है और ये वहीं की उसी यात्रा के तहत ये गाना जरूरी है। सुनते हैं तो इस गाने के जरिए दार्जिलिंग की सैर कर ली जाए फिलहाल। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान आ
भी जाओ, आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलाई का उपयोगी हुनर। सिलाई अपने हाथों का ममता जी वो हुनर है, कौशल है जिसके सहारे हम घर में सबके कपड़े सिल सकते हैं। इसके द्वारा खाली समय में आपकी रचनात्मक शक्ति का विकास होता है और जब कुछ घंटों की मेहनत के बाद जब कपड़ा सिल जाता है तो उसे देखकर पहनकर बहुत खुशी होती है और अपने मन माफिक सिला जा सकता है ना, अगर सिलाई का हुनर है तो। और अगर आप कर सकते हैं, सिलाई कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो बचे हुए कपड़ों से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। जैसे बैग, कवर है, किसी चीज का कवर, मतलब टेबल कवर या सोफा कवर, डोर मैट बना सकती हैं। पहले के समय में घर में सभी महिलाएं कुछ न कुछ हस्त कौशल सीखा करती थीं। एक साथ दोपहर में बैठकर सिलाई कढ़ाई बुनाई किया करती थीं। जैसे कि तमाम तरह के कपड़े सिल लिया करती थी। तकिए के कवर है, रजाई के खोल, छोटे बच्चों के झबले, छोटे बच्चों के घर के पहनने के कपड़े, ये महिलाएं काम किया करती थी। लेकिन दौर धीरे धीरे बदला और अब ज्यादातर सिलाई का काम पुरुषों के हाथ ही आ गया, मत्थे आ गया। आप देखिए ना, ज्यादातर टेलर आपको पुरुष टेलर ही दिखाई देते हैं और वो सिलते भी बहुत बढ़िया है। और सिर्फ ये सिलाई तक घर के हुनर तक नहीं सीमित रह गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसे व्यावसायिक स्तर पर आयाम दिया जा सकता है। व्यावसायिक रूप और अच्छा खासा कमाई का जरिया है सिलाई। बिल्कुल। और आज के समय में देखा जाए तो सिलाई के बारे में इतनी सारी मतलब वेरिएशन आ गया है, उनके डिजाइन्स में आ गया है। चाहे किसी भी कपड़े की बात करें, चाहे हमें जैसे एक ब्लाउज ही सिलवाना है तो उसके गले के डिजाइन्स में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। पीछे का गला कैसा होना चाहिए, उसकी आस्तीन में कितनी सारी की डिजाइन, डोरी की है, पट्टी वाली डिजाइन है और खूब लेस वगैरह की डिजाइन लगा के, झालर बना के, मतलब डिजाइन बदलती ही जा रही है दिन पर दिन। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि सिलाई का हुनर ऐसा है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। पहले के समय जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब अनिवार्य रूप से होम साइंस हुआ करता था जिसमें सिलाई सिखाई जाती थी और माएं सिलाई में पारंगत हुआ करती थी, इसलिए सिलाई का हुनर लड़कियां आसानी से सीख जाती थी। आज भी बहुत सारे सेंटर हैं जहां सिलाई सिखाई जा रही है, जहां पर महिलाएं सीखकर घर बैठे हजारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रही हैं। चाहे वो ब्लाउज हो, सूट हो, राजस्थानी पोशाक, गाउन वगैरह सिलने वाली महिलाओं की हमारे यहाँ काफी तादाद है। मुझे भी सिलाई आती है और मेरी बेटी भी अपने सूट वगैरह खुद ही सिल लेती है। रेडीमेड हो तो फिटिंग वगैरह भी कर लेती है। आप घर में सिलकर कपड़े आप शॉप में दे सकती हैं, दुकान में भेज सकती हैं। अब तो बड़े बड़े मॉल हैं, वहां पर व्यापार भी कर सकती हैं। बिल्कुल। अगर आप सिलती हैं कुछ भी चीजें तो आप ऑनलाइन भी सुविधा है कि आप फोटो खींच के सोशल मीडिया पे भी डाल करके आप बिजनेस कर सकती हैं। और आप माउथ पब्लिसिटी के द्वारा घर के आसपास भी जो चीजें, मान लीजिए जैसे आप बैग बनाने का आपने सोच लिया तो आप कई तरीके के बैग बनाइए, उसको सिलिए, उसमें पेंट करिए और फिर आप आसपास वितरण के लिए लगा दीजिए कि हम यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे भी आप अपने आप में पैसे कमा सकते हैं। और अब गीत गाना सुने जी। इसमें भी सिलाई की बात है, इस गाने में भी।
और इस फिल्म में भी सिलाई के जरिए व्यवसाय किया जाता है, मतलब सिलाई को आय का जरिया बनाया जाता है और लंबी तादाद है महिलाओं की। फिल्म सुई धागा, आवाज है पेपॉन की, वरुण ग्रोवर के बोल है, अनु मलिक का संगीत। खटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, बटन खुले काज से तो बक्सुआ लगाया। खटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, बटन खुले काज से तो बक्सुआ लगाया। किस्मत फटी चादर तो हम बने सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाच धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाच धागा। खटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, बटन खुले काज से तो बक्सुआ लगाया। किस्मत फटी चादर तो हम बने सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाचे धागा। बर्बाद दिन ने जो फेंकी यहाँ, हमने वो कतरन उठाई है। खटर पटर, खटर पटर, खटर पटर, खटर पटर, कतरन का पोला सा तकिया बना, उस पे ही नींद चढ़ाई है। खटर पटर, खटर पटर, खटर पटर, खटर पटर। ये सिलाई की खटर पटर यूं ही नहीं होती, इससे बाकायदा आय का जरिया होता है और ये हुनर के साथ साथ व्यवसाय भी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सिलाई वाले विषय से कुछ बीते हुए दिन याद आ गए। मैं छोटा था तब मेरे घर में पैरदान वाली सिलाई मशीन आ गई थी। अपनी बड़ी दीदी के साथ धीरे धीरे मशीन चलाना सीख गया। आज भी जरूरत के समय मशीन चलाता हूँ। नए कपड़े तो नहीं बना सकता, लेकिन पुराने कपड़े में अगर कोई काम निकलता है तो खुद ही कर लेता हूँ। मेरी शादी में एक हाथ मशीन भी मिली थी। इस तरह वर्तमान में 2 सिलाई मशीन है। और एक संदेश में लिखते हैं कि मेरे पास अभी भी सिलाई मशीन है और मुझे सिलाई बुनाई का बहुत शौक है। मैंने अपनी बुआ से सिलाई सीखी और जब वो सिलाई करती थी तो मैं उनके पास बैठ जाया करती थी और इस तरह उनको देखकर मैंने सीख लिया। और छोटे छोटे फ्रॉक बनाया करती थी शुरुआत में, फिर अपनी बहन के लिए ड्रेस बनाई और उसके बाद सूट सिलने लगी और जब बेटा हुआ तो उसके लिए तरह तरह के ड्रेस बनाती थी। पर अब तो सब रेडीमेड कपड़े पहनते, इवन मैं भी रेडीमेड सूट ही पहनती हूँ, पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ सिलाई का काम जैसे कवर आदि सिलती रहती हूँ। और लिखते हैं कि सिलाई सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी फैशन की दुनिया समाई है इसमें। और आज जब हर रोज एक नया फैशन ट्रेंड निकल रहा है तो सिलाई रोजगार का बेहतरीन साधन तो बन ही सकता है, साथ ही खुद की एक अलग पहचान बनाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि हम अपना खुद का ब्रांड निकाल सकते हैं। कुछ नया डिजाइन करके अपने को फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा बना सकते हैं, चाहे वो बच्चों के कपड़ों की बात हो या डिजाइनर साड़ी कुर्ते या कुछ भी। सिलाई का बाजार और उसमें सफलता की भावनाओं का विस्तार कर इतना ही है कि अगर धैर्य, समझदारी और कार्यकुशलता से हो तो सफलता पक्की है। वाकई सिलाई के काम के लिए हमें मेहनत तो है ही, लेकिन साथ में धैर्य भी रखना पड़ता है और जब कपड़ा सिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि मेरे पास अभी भी सिलाई मशीन है, मुझे सिलाई बुनाई का बहुत शौक है और
मैंने अपनी बुआ से सिलाई सीखी थी। जब भी वो सिलाई करती मैं उनके पास बैठ जाती थी और इस तरह उनको देख देखकर मैं भी सीख ली और शुरुआत में छोटे छोटे फ्रॉक बनाती थी। उसके बाद अपनी बहन के लिए ड्रेस बनाने लगी, बाद में अपना सूट भी सिलने लगी और जब बेटा हुआ तो उसके लिए भी तरह तरह के ड्रेस बनाती थी। अब इनकी बात से एक बात हमें याद आ गई कि मेरी माँ भी सिलाई मशीन से सिलाई किया करती थी और जो कपड़े बच जाते थे तो उन कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा किया और बहुत सुंदर, बहुत बड़ी सी गुड़िया बनाई थी। क्या बात। तो वो जो कपड़े वाली गुड़िया थी वो चित्र मेरी आंखों के सामने आज भी ताजा हो गई अभी बात करते हुए। हालांकि वो गुड़िया अब नहीं है, लेकिन ऐसे लगता था कि वो जीवंत है, बाकायदा मेरी सहेली बनके मैं उससे बातें किया करती थी। तो सिलाई मशीन का ये भी फायदा है। और हम लोग सुन लेते हैं गीत। हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था। आज अश्कों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार। तो देखिए नखरों की बात जहाँ तक आती है तो नखरों के साथ साथ बहाने उसके खूब बना लिए जाते हैं। जैसे चाय न पीने के बहाने। हाँ, चाय जैसे मैं आपसे कह रही थी चाय पी लीजिए तो आप नखरे दिखा रहे नहीं पीनी है ना। तो इस तरह के खाने पीने से लेके कपड़ों पहनने से लेके खरीदारी करने, मतलब सब में मन मर्जी जिसे कहते हैं चलानी चाहिए। चला लेते हैं लोग। कुछ लोगों को नखरे करने का शौक होता है, कुछ लोगों को नखरे उठवाने का शौक होता है। बिल्कुल, कि सामने वाला आपके नखरे को सहे। और देखिए संदेश में भी लिखते हैं कि नखरों
नखरों की बात करें तो हमारे भतीजे साहब जो कि 10 वर्ष के हुए हैं और भांजे साहब जो 12 वर्ष के हैं, इतने ज्यादा नखरे हैं दोनों के, यहाँ तक कि खाने में सब्जी या दाल खिलाने के लिए उन्हें लालच देना पड़ता है कि अगर सब्जी खाओगे तो तुम्हें नया पेन मिलेगा या टॉय मिलेगा, तब थोड़ा सा खाते हैं। पढ़ाई करोगे तो फर्स्ट आए तो पिज्जा या बर्गर पार्टी मिलेगी, तब पढ़ने बैठते हैं। उफ, पूछे मत नखरों का हाल। भाई नखरे तो सभी में होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो। कभी अपने गुस्से को दिखाने के लिए लोग नखरा करते हैं, कभी अपनी जिद को मनवाने के लिए। वयस्क बच्चों में सभी में होते हैं, बच्चों और लड़कियों में कुछ ज्यादा ही होते हैं नखरे। कहा जाता है कि लड़कियां बड़ी नखरे वाली होती हैं, और नखरे भी वही होते हैं जब नखरे करने वाला जानता है कि मैं यहाँ नखरे दिखाकर अपनी बात मनवा लूंगी, पूरी कर लूंगी। और धीरे धीरे यही नखरा जब जिद में बदल जाता है। नखरे तब होते हैं जब बच्चा कोई किसी तीव्र भावना से अभिभूत महसूस करता है। नखरा जब जिद में बदल जाए तब थोड़ी मुश्किल भी आती है। बिल्कुल आ जाती है। और नखरे चाहे बच्चे को हो या बड़ों के, आम दिनों में एक आध नखरे दिखाई दे जाते हैं। और एक बार क्या हुआ ममता जी कि हमारे घर में परिवार में जिसे कहते हैं कि काफी समय पहले की बात है कि एक लोग आए तो उनको था कि मैं बाजार की उनके सामने रखी गई चाय और टोस्ट और बिस्किट और नमकीन, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाजार की चीजें नहीं खाता हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी उनके लिए मटर छिली रखी तो वो छौंक दी गई। थोड़ा उन्होंने इंतजार किया, चाय पीते रहे, तब तक मटर छौंक के आ गई। तो उस समय हम छोटे से रहे थे, तो उन्होंने गलती से मटर 1 चम्मच खाई और साथ में टोस्ट चाय में डुबो के खा लिया। जैसे उन्होंने खाया, मुंह के अंदर रखा तो मेरे मुंह से निकल गया, अभी तो आप कह रहे थे कि आप बाजार का नहीं खाते। अब ना तो उनसे खाते बने ना नहीं खाते बने। तो ये मतलब जब कोई मेहमान आता है और मेहमान अगर नखरे दिखाए तो कई बार भारी भी पड़ता है, मुश्किल भी हो जाता है। जैसे आने वाला मेहमान कहे कि अरे हम तो मिर्च मसाले वाला ही खाना खाते हैं, लाल मिर्च चाहिए, हरी मिर्च वाली सब्जी नहीं चाहिए, या फिर अपनी चॉइस लगातार थोपते हैं तो मुश्किल भी पड़ती है। तो ऐसे नखरे न ही दिखाए जाएं तो बेहतर होता है। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों के नखरे एक आम समस्या है जिसका सामना अधिकांश माता पिता करते हैं। नखरे करना बच्चों का एक तरीका है अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यहाँ कुछ कारण है, जैसे ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे अक्सर नखरे करते हैं ताकि वे अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करें। नंबर लिखा है नंबर 1, नंबर 2 अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे नखरे करते हैं ताकि वे अपनी जरूरत पूरी करवा सकें। नंबर 3 अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बच्चे नखरे करते हैं। और नंबर 4 अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भी बच्चे नखरे करते हैं। और बच्चों के नखरे को संभालने के लिए कुछ सुझाव, धैर्य रखें और समझें उनकी बात को, निर्देश दें कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये ठीक नहीं है। पुरस्कार दें, बच्चों को पुरस्कार दें जब वे अच्छा व्यवहार करते हैं, और सीमाएं निर्धारित करें। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। तो फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। नखरवाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए
बता तो दे ओ दे रहम, बेकली बेकसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे ओ बेरहम। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। तो ये नाज नखरे की बात हो गई खत्म, और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब हम कोई नाज नखरा उठा नहीं सकते हैं, ना आपका ना हमारा। बिल्कुल। तो न कुछ बोलने बतियाने का वक्त है, ना ही गाना सुनवाने का। लेते हैं सखियों से इजाजत और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।